Hello guys, this is our class 5. I am Surbhi Khandelwal. Today I am going to teach you the methods of national income. One of the method we will learn today, and it is also national income is also known as NNP at FC. आपको याद होगा इस टाइप की फॉर्म्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी. हमने रूल्स भी पढ़े थे. ग्रॉस से नेट पे कैसे जाते हैं, नेट से ग्रॉस पे कैसे आते हैं, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे कैसे जाते हैं, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे कैसे आते हैं, एंड मार्केट प्राइस पे फैक्टर कॉस्ट से जैसे आना होता है और वाइस वर्सा. अगर आपने अभी तक उसे बाय हार्ट नहीं किया है तो आई मस्ट सजेस्ट यू दैट यू शुड बाय हार्ट इट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर भी आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और उन रूल्स को रिवाइज करा देती हूँ. दैट इज़, जब हमें ग्रॉस से नेट पे जाना होगा तो हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एंड जब हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना होगा तो हम NFIA प्लस करेंगे, और जब हमें मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना होगा तो हम NIT दैट इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे. ओके, सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम. नेशनल इनकम NNP एट FC बोलेंगे. 3 टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं, दैट इज़ वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. ये दोनों हम बाद में करेंगे. लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड. ये एक तरह से प्रोडक्शन सेक्टर से जो हम GDP जनरेट कर रहे हैं उससे रिलेटेड है. सो जब हम फॉर्मूला लगाकर वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं तो वो हमें GDP एट MP प्रोवाइड करता है. ओके, फिर हमें यहाँ से NNP एट FC जाना होता है बाय यूजिंग the rules which we have learned in the previous class. Okay, so start करते हैं हम अपना value added method. इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे gross value of output at market price. वैल्यू ऑफ आउटपुट, हमारे आउटपुट की क्या वैल्यू है, जो हम आउटपुट जनरेट कर रहे हैं उसकी ग्रॉस वैल्यू हम निकालेंगे. तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज आउटपुट इनटू प्राइस प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. आउटपुट इनटू प्राइस, आउटपुट इनटू प्राइस मतलब जो हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे जिस प्राइस पे हमें सेल करना है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस चेंज इन स्टॉक. चेंज इन स्टॉक क्या होता है, देखिए, चेंज इन स्टॉक इज क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. इसे इंक्रीज इन स्टॉक भी कहते हैं. एंड देन प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं वो गुड्स भी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं. ठीक है, अगर आपको आउटपुट या प्राइस ना दिया हो और सेल्स दे रखी हो तो आप क्या करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे. इस सेल्स में 2 तरह की सेल्स एड ऑन होती है, दैट इज डोमेस्टिक सेल्स जो हम इन द कंट्री सेल्स करते हैं, एंड एक्सपोर्ट सेल्स दैट इज जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं इन द फॉरेन कंट्रीज. ओके, सो कभी कभी क्या होता है, आपको सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स दी हुई होती है एंड एक्सपोर्ट सेल्स नहीं दी होती तो हम उसको ज़ीरो मानते हैं. और कभी कभी क्या होता है, दोनों हमें गिवन होते हैं तो हमें इन दोनों को ही इंक्लूड करना है इसमें. कभी कभी कोई क्या होता है, बच्चा ये भूल जाता है, सो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है. सो कभी कभी क्या होता है, चेंज इन स्टॉक को वो इंक्रीज इन स्टॉक करके भी देता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. चेंज इन स्टॉक एंड इंक्रीज इन स्टॉक इज द सेम थिंग. और अगर यहाँ इंक्रीज के बजाय डिक्रीज में हो तो ये समझ लेना कि ओपनिंग स्टॉक हमारा एक्सीड कर रहा है क्लोजिंग स्टॉक से, जिस वजह से यहाँ डिक्रीज आ रहा है. ओके, और इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से ये निकल जाता है और आइडेंटिफाई भी बहुत आसानी से हो जाता है. ओके, सो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने के बाद हमें क्या निकालना होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट MP. इसमें क्या होता है, हम ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आता है उसमें हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करते हैं. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था इन द वेरी फर्स्ट क्लास की व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स. तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इन्हें हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं या फिर रीसेल करते हैं. ओके, सो वही है, उन्हीं गुड्स की कंजम्पशन को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन. इसमें 3 टाइप्स होते हैं, कभी कभी ये तीनों अलग अलग देता है और हमें ऐड करके इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना होता है. सो व्हाट इज दिस, इट हैज़ 3 पार्ट्स, डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंजम्पशन ऑफ फ्यूल. जो भी रॉ मटेरियल को हम डोमेस्टिक परचेज के लिए खरीद रहे हैं उसको हमें कंज्यूम नहीं करना, बट वो रॉ मटेरियल है.
डोमेस्टिक एरिया में, डोमेस्टिक सेक्टर में ही हमें उसे फर्दर प्रोडक्शन में लगाना है, तो वो हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोई गुड एज अ रॉ मटेरियल, मतलब हमने बाहर से कोई गुड इंपोर्ट किया और उससे हम किसी फर्दर प्रोडक्शन या रीसेल में यूज़ करना है, देन हम उस चीज़ को भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड करेंगे। एंड कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, जो फ्यूल की हम कंजम्पशन करते हैं, जैसे पेट्रोल का हम फाइनल पेट्रोल के लिए भी एक चीज़ें होती हैं, वो अभी मैं आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब समझाऊंगी, तब ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। सो कंजम्पशन ऑफ फ्यूल करके भी एक टर्म आती है, उसको भी हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में ऐड करेंगे और फिर उस प्रॉपर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे, तो वो हमें GVAMP देगा। हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को क्यों माइनस कर रहे हैं? हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इसलिए माइनस कर रहे हैं बिकॉज इनकी जो वैल्यू है वो आगे फाइनल गुड्स में ऐड ऑन होगी ही, इसलिए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। अब प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो अब हमें GVA निकालने का और भी कई तरीके होते हैं। डैट इज़, पहले आप एक डेफिनेशन देख लो, फिर मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगी। इसलिए सम टोटल ऑफ GVA एट MP, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस of all producing enterprises within the year in the domestic territory is equal to GDP at MP. ओके, सो इसका मतलब हमारे पास जितने भी हर सेक्टर के GVA MP को अगर हम ऐड करेंगे तो वो हमें क्या देगा, उस कंपनी की GDP एट मार्केट प्राइस। ठीक है, सो दैट इज सम ऑफ GVA एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP। सो GDP एट MP क्या होती है, GV ऑफ प्राइमरी सेक्टर, GV ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड GV ऑफ टर्शरी सेक्टर को। कभी कभी होता है कि प्राइमरी की GVA सेक्टर ये है 200 है, सेकेंडरी सेक्टर की GVA 300 है एंड टर्शरी सेक्टर की GVA 400 है, तो हम सब तीनों सेक्टर्स की GVA को ऐड करके GDP बता देते हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। एक बार और आप देख लो। ठीक है, हम वैल्यू एडेड मेथड में क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे और उसके निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, एंड देन हम ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालते हैं, वो भी कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके। ये 3 टर्म्स है, कभी कभी अकेला भी देता है, कभी कभी सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे देता है। सो हमें ये 3 टर्म्स का भी ध्यान रखना है। एंड देन what we have is just sum of them। कभी कभी क्या करता है, ये सब ना दे के आपको सेक्टर्स की GVA दे देगा या फिर सेक्टर्स के वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देगा, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके आपको निकालनी होगी। ये सब हम करेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो इट इज़ अ वेरी इजी मेथड कंपेरेटिवली टू अनदर। एक बार आप देख लेंगे इसको तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, एक चीज़ और है जो मेरे को आपको बतानी है, दैट इज़ ये टर्म्स क्वेश्चंस में यूज़ होगी और काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाते हैं बच्चे, तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। 1 सेकेंड। सी दिस, डेप्रीसिएशन को हम कौन कौन से नाम से जानते हैं? डेप्रीसिएशन को हम क्या कहते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कभी कभी ये भी लिखा आता है और कोई समझ ही नहीं पाता कि हमें क्या दे रखा है, तो डेप्रीसिएशन को हम क्या बोलते हैं, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट या रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये सब टर्म्स हैं जिनका मतलब डेप्रीसिएशन ही है, बस नाम बदला हुआ है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एंड दे से दैट व्हाट वी हैव टू डू विद दिस टर्म एंड ऑल। ठीक है, सो ये चीज़ है, ध्यान में रखनी है आपको। डेप्रीसिएशन को हम कौन कौन से नाम से जानते हैं। और अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे विद द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। आप ये वाला मेथड अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।